इसी गुरुकुल व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम संगीत के क्षेत्र में जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग हैं उनके अंतर्गत एक ऐसे राग को लेकर आपके सामने आए हैं जो बहुत ही सुमधुर राग है और मैं ये कहूँगी कि ये सभी का प्रिय राग है। बहुत से विद्यार्थीगण, बहुत से जिज्ञासाओं ने उनके अंदर ये बात पैदा की कि ऐसा कोई राग बताया जाए जो लाइट म्यूज़िक कहें या सेमी क्लासिकल कहें या क्लासिकल कहें, तीनों श्रृंखलाओं में, तीनों शैलियों में जो है वो राग अपनी ही छवि जो है बिखेरता है। ऐसा एक राग है राग तिलक कामोद, जिसका बखूबी प्रयोग जो है सुगम संगीत में हुआ है, फिल्मी संगीत में हुआ है, उपशास्त्रीय संगीत में जो इस राग के पर आधारित जो बंदिशें हैं, जो इस राग पर आधारित जो भी रचनाएं हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं। शास्त्रीय संगीत में तो है ही, क्योंकि इस राग की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग है। वक्रता उसमें बहुत अधिक है, चंचलता भी है, माधुर्य भी है। और जब विद्यार्थियों को हम कुछ राग बताते हैं, जब हम कहें कि बेसिक राग से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ऐसे राग जैसे देस है, तिलक कामोद है, या हम कहें दुर्गा है, इस तरह के जो राग हैं ये सभी को पसंद आते हैं, क्योंकि इन रागों की जो स्वर रचना है वो अपने आप में विशिष्ट है। तो चलिए अधिक आपको इंतज़ार न कराकर मैं राग की बात करती हूँ। राग है तिलक कामोद, जो बहुत ही सुंदर राग है और बहुत समय से सीसी पर भी इस राग की जो है विद्यार्थी जो है मांग कर रहे थे कि राग तिलक कामोद के बारे में बताया जाए। ये राग जो है कामोद राग से बिल्कुल भिन्न है, तो विद्यार्थी इसको राग कामोद से न जोड़े। तिलक कामोद अपने आप में एक ऐसा राग है जिसकी जो बनावट है वो वक्र है, यानी टेढ़ी मेढ़ी। वक्र का मतलब होता है कि सीधा न जाकर थोड़ा आगे पीछे दाएं तिरछे जब राग चलता है तो ऐसी संरचना जिस राग की उसको हम वक्र कहते हैं। राग तिलक कामोद जो है वो उसका जो वर्णन है वो पंडित भातखंडे जी ने भी क्रमिक पुस्तक मालिका में दिया है, और उसमें बहुत सी बंदिशें हैं जो इस राग पर आधारित हैं। कलाकार चाहे पहले के रहे हों चाहे आज के रहे हों, सभी इस राग को गाना पसंद करते हैं। आज के समय की मैं बात कहूँ तो राग तिलक कामोद में छोटी बंदिशें या ठुमरी है, दादरा है, ये अधिक गाया जाता है। विलंबित ख्याल बहुत ही कम इस राग में सुनने को मिलते हैं, या हम कहें कि विलंबित रचनाएं जो हैं वो लगभग ना के बराबर जो है आज के समय में मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस राग में विलंबित रचनाएं नहीं गाई जाती रहीं। पंडित भातखंडे जी ने भी विलंबित रचनाओं का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। तो शुरू करते हैं इस राग के बारे में जानना। मैं सबसे पहले इस राग के विषय में राग कल्प द्रुमांकरे नामक ग्रंथ में जो इसके विषय में बताया है उससे मैं आरंभ करती हूँ, और फिर मैं राग की विशेषता, राग के बारे में शास्त्र पक्ष और प्रयोगात्मक पक्ष यानी क्रियात्मक पक्ष दोनों को लूँगी। तो राग तिलक कामोद के विषय में राग कल्प द्रुमांकरे ग्रंथ में कहा गया है, कामोदस तिलकादिरत्र मृदुमस तीव्रे तरो रयंशकः संवादी किल पंचमो मत इहारोहे चधो दुर्बलः सौरठ्यंग युतो अवरोह मृदुनिः वक्रर्ष फालम कृतः सानंदम निशि गीयते सुमति भिर्या मात परम सुस्वरम। यानी इस सूत्र में इस राग के बारे में सब कुछ बता दिया गया है कि इस राग को कब गाया जाता है, इस राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, इस राग को कैसे गाया जाता है। तो हम
ये वादी संवादी ये सब विशेषताएं हम आपको आगे बताएंगे। तो मैंने इस चीज़ को, इस श्लोक को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये श्लोक अपने आप में राग को एक बिल्कुल समराइज्ड वे में प्रस्तुत करता है। कामोदस तिलकत धीरत्र, यानी तिलक कामोद जो राग है वो मृदुमस तीव्रे तरो रैंशकः संवादी किल पंचमता। इसमें बताया कि संवादी क्या है, वादी क्या है, म इसमें कैसा प्रयोग होता है, और इसके आरोह में धैवत दुर्बल है। ये सब जो विशेषताएं हैं, सोरठ राग से यानी सोरठ अंग से इसको गाया जाता है। प्राचीन काल में जब रागों के बारे में बताया जाता था, जब रागों के बारे में समझाया जाता था विद्यार्थियों को, तो कैसे उसको याद करें। वो एक बिल्कुल हम कहें कि समराइज्ड वे में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सूत्र में उसको बताया जाता था कि 2 या 4 पंक्तियों में उसकी सारी विशेषताएं आ जाती थी। इन सूत्रों को याद करने से राग की सारी जानकारी जो है वो विद्यार्थी को मिल जाती थी। तो ये राग कल्पद्रुमांकरे में भी राग के बारे में सारी विशेषताएं बताई। हम आगे इन्हीं विशेषताओं को विस्तार से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राग तिलक कामो जो है वो खमाज थाट के अंतर्गत माना गया, यानी खमाज थाट से इसका आरंभ होता है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से होती है, और थाट जो है वो एक स्केल है। थाट मतलब एक फैमिली की तरह, जहाँ से राग जो है वो जन्म लेते हैं। ये एक अलग बात है। कुछ कुछ थाट जो है, कुछ कुछ राग जो है वो और थाट के नाम एक हैं, तो विद्यार्थियों को ये जिज्ञासा रहती है ऐसा क्यों। जैसे खमाज राग है और खमाज थाट है, तो थाट, जब थाट वो स्केल बनाया होगा, यानी पंडित भातखंडे जी ने जब दशविध थाट पद्धति बताई, तो उसमें कुछ ऐसे राग जिनके स्वर जो है हूबहू उसी थाट से मिलते हैं, तो उन्होंने उस थाट के नाम को ही उस राग का नाम दे दिया। तो ऐसे आश्रय राग जिनको कहा गया, जैसे खमाज राग के नाम पर ही खमाज थाट बना दिया गया, वो एक स्केल है। भैरव राग का जो है भैरव थाट को जो है भैरव राग का ही नाम दे दिया गया, क्योंकि भैरव थाट जो है उसमें रे और धा कोमल है, और भैरव राग में भी रे और धा कोमल है। तो मैं बिल्कुल एक सरल शब्दों में बताऊं कि जिस राग के सभी स्वर जो है उसमें जो आरोह अवरोह लिए जाते हैं, वो यदि अमुक थाट से बिल्कुल हूबहू मिले, तो उन्हीं रागों के नाम पर जो है उन थाट का नाम दे दिया गया। ऐसे रागों को आश्रय राग कहते हैं। बहरहाल हम राग तिलक कामोद की बात कर रहे हैं, तो खमाज थाट के अंतर्गत इस राग का जन्म हुआ, यानी इस राग को खमाज थाट के अंतर्गत रखा गया। इस राग की जाति जो है उसके बारे में 3 अलग अलग हमें मत मिलते हैं। पहला मत जो है वो पंडित भातखंडे जी का है, जिसमें उन्होंने इसकी जाति जो है वो षाडव संपूर्ण मानी है, यानी आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। हम इसको और डिटेल में आगे देखेंगे। एक और मत के अनुसार जो है इसकी जाति जो है वो औडव संपूर्ण मानी गई है, यानी आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। एक अन्य मत कहता है कि इसकी जाति जो है वो औडव षाडव मानी गई, यानी आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। तो 3 मत हमें जो है इसकी जाति के विषय में हमें मिलते हैं। इस जाति वाले जो पॉइंट को मैं आगे विस्तार से आपको समझाऊंगी, तब ये आपको तीनों जो मत हैं वो आपको बहुत अधिक स्पष्ट रूप में आपको समझ में आएंगे। वादी यानी ऐसा स्वर जो कि जिसको हम इंग्लिश में की नोट कहते हैं, ऐसा स्वर जो मुख्य हो, जो राग में चमकता हो, जो राग में राजा की तरह प्रतिष्ठित है, सबसे अधिक उसका प्रयोग होता है, ऐसे स्वर को हम वादी कहते हैं। और जो सेकंड स्वर है जो उससे थोड़ा कम लेकिन राग में बार बार चमकता है, जिसको मंत्री की उपाधि देते हैं, ऐसे को संवादी कहते हैं। तो वादी और संवादी, इसमें भी 2 मत मिलते हैं। पंडित भातखंडे जी वादी स्वर जो है उसको कहते हैं कि वादी इसका षड्ज है, यानी सा है, और संवादी प है। एक और मत के अनुसार जो है वादी
पंडित भातखंडे जी वादी जो है वो रे को मानते हैं और दूसरा मत जो है वो वादी षड्ज को मानता है। तो यानी वादी या तो रे या सा माना गया और संवादी जो है वो प। संवादी बिल्कुल सभी उसमें मत एक के हैं। वादी और संवादी के विषय में भी जो बात आती है, जैसे पंडित भातखंडे जी ने ऋषभ को वादी माना, तो ये इस पॉइंट को भी हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। अगला आता है कि इसका समय क्या है। इसका समय रात्रि का दूसरा प्रहर है, यानी हम कह सकते हैं कि 8 बजे के आसपास इस राग को गाया बजाया जाता है। इसका स्वरूप कैसा है? ये राग जो है ये वक्र है। वक्र जैसे मैंने पहले भी बताया कि राग टेढ़ा मेढ़ा चलता है, राग जो है सीधा नहीं जाता। सारे गा मा पा धा नी इस प्रकार से इसका आरोह अवरोह नहीं होगा, लेकिन इसके बदले हम कहें कि स्वर जो है थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे, फिर वो तार सप्तक की षड्ज पे जाएगा। तो कैसे, जब हम आरोह अवरोह इसको जानेंगे तो तब हम इसको आपको बताएंगे। तो चलन जो इसका है वो वक्र है। इसको हम कहते हैं चलन, यानी चाल। हर राग का चलन होता है, हर राग की चाल होती है। और चाल का मतलब जैसे हम व्यक्ति से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसको हम कहें कि सिर्फ उसके हम चेहरे को देख के या उसके फिजिक को देख के हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते, जब तक हम उसके पूरे उसके व्यवहार को, उसकी आदतों को, उसके उठने बैठने के तरीके को, उसके बोलने के तरीके को, यानी ओवरऑल उसका जो उसकी जो चाल है या उसका जो चलन है, उसको हम जब तक नहीं जान ले तब तक हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति क्या। उसकी पर्सनालिटी सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं, उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल देखी जाएगी। तो उसका बिहेवियर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या चीज़ उसकी प्रिय है, वो रिएक्ट कैसे करता है, ये सभी बातें एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को बनाता है, उसके व्यक्तित्व को बनाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व की जहाँ तक बात करें, राग के व्यक्तित्व यानी राग के चाल की बात करते हैं, तो वो स्वरों को जब हम गाते हैं, उसका जो आरोह से हमें स्वर पता चलते हैं, कौन से स्वर उसमें प्रयोग होते हैं। जब उसको प्रयोग किया जाता है उससे राग की चाल बनती है, और हम कहते हैं कि ये राग की जो चाल है वो बताता है कि राग कैसा है, यानी राग वक्र है, इसका चलन वक्र है। चलन मतलब जो नॉर्मली जो राग को गाया बजाया जाता है, जैसे उसको प्रयोग किया जाता है, उसको चलन कहते हैं। तो राग जो है ये वक्र है। अब अगला आता है कि इसकी प्रकृति कैसे, नेचर कैसा है। देखिए, हर राग का अपना नेचर होता है। जैसे हम हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, मेरा अलग नेचर है, कुलदीप जी का अलग नेचर है, और आप लोगों का अलग नेचर होगा। तो प्रकृति जो है वो क्या है? प्रकृति इसकी चंचल है, मधुर है, राग बहुत चंचल है। और इसकी जो बंदिशें हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि चंचल का मतलब कि बहुत फास्ट बंदिशें हैं। बंदिशें इसमें स्लो भी मिलेंगी, माधुर्य होगा, कहीं कहीं पर गंभीरता का भी एहसास उसमें होगा। लेकिन जो स्वरों का जो स्वरूप है, इसका जो चलन है, उससे हमें साफ दृष्टिगत होता है कि ये चंचल प्रकृति का राग है। इस राग के जो समप्रकृतिक राग है, यानी सेम नेचर के राग, समप्रकृतिक यानी समप्रकृति यानी सेम नेचर वाले, मिलते जुलते जो राग कहेंगे, वो है देस और सोरठ। तो राग देस भी इसके बहुत करीब है और सोरठ भी बहुत करीब है। हम आगे के अपने व्याख्यानों में आपको देस और सोरठ से कैसे राग भिन्न है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर ये बात आती, जैसे कि हम कहें कि 3 लोग जो हैं, इनके बहुत कुछ चेहरे मिल रहे हैं, बहुत कुछ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके नेचर अलग है, पसंद अलग है। तो ऐसे राग भी है। राग के स्वरों को देख के लगता है कि राग बिल्कुल एक जैसे हैं, या उनको गाते हुए भी लगता है कि काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। फिर भी राग की अपनी विशिष्टता होती है, जिससे कि राग जो है वो अलग किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे राग की जो है दोनों का जो डिफरेंस है या तीनों का जो डिफरेंस है वो अलग जाना जा सकता है। तो उन विशेषताओं को बहुत ज़रूरी है जानना हम लोगों के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम राग के बारे में, राग के कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। मैं एक और विशेषता आपको बताऊंगी कि इसके जो न्यास के स्वर हैं वो कौन से हैं। इसके न्यास के स्वर जो है वो षड्ज है, पंचम है और निषाद है, साथ ही साथ गांधार भी इसके न्यास के स्वर। न्यास का अर्थ होता है जहाँ पर ठहराव किया जाए, जहाँ पे रुका जाए, आलाप जहाँ पर
समाप्त होता है, या अधिकतर आलाप आके वहाँ पर मैं एक ही शब्द, यदि हम साधारण व्यवहार की बात करते हैं, कि वहाँ पर आके थोड़ा आराम करता है। तो ऐसे जो स्वर हैं जहाँ पर हम रुक सकें, जहाँ पर इंग्लिश में हम कहते हैं कि जहाँ पर हम थोड़ा एम्फसाइज कर सकते हैं, जहाँ पर हम उसको थोड़ा पॉज दे सकते हैं, तो ऐसे जो स्वर हैं उनको न्यास के स्वर कहा जाता है। तो इस राग के जो न्यास के स्वर हैं वो है षडज, गांधार, पंचम और निषाद। तो इन स्वरों के, अब जब इन स्वरों की बात करते हैं तो हम राग के आरोह और अवरोह को पहले देखते हैं और पकड़ को भी देखते हैं। उससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, जो मैंने राग के चलन की बात कही कि ये वक्र है, राग की जाति की भी आपको, क्योंकि अब तक के व्याख्यानों से मुझे लगता है मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझा चुकी हूँ कि जाति जो है राग के स्वरों से ही पता चलती कि स्वर आरोह अवरोह में कैसे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जाति के बारे में समझ में आएगा। और रही बात न्यास के स्वरों की, वो तो जब हम आपको आलापचारी बताएंगे उसमें समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले राग के आरोह और अवरोह को हम लेते हैं। राग को आरंभ करने से पहले सबसे पहले षडज को जो है वो भरना। सा सा रे ग सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग सा। फिर से सुनिए, सा रे ग सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग सा। कुछ लोग गाते हैं सा प ध म ग सा रे ग सा नी। इस प्रकार से निषाद पर आकर जो है वो न्यास करते हैं, जो कि बहुत सुंदर प्रतीत होता है और राग का जो है असली जो उसका चेहरा है वो सामने लेकर आता है। अब जो आरोह और अवरोह मैंने आपको बताया, इस आरोह अवरोह से जो राग के बारे में, जो राग की विशेषताएं आपको बताई है, वो आपको समझ में आ गई होंगी। विशिष्ट रूप से जो हमने वक्रता इसकी बोली है, देखिए सा रे ग म प द नी सा, ऐसे मैं नहीं गा रही हूँ, मैं गा रही हूँ सा रे ग सा। पहले गांधार तक गई, वापस शरद पे आई, रे म प ध म प। षडज से ऋषभ यानी गांधार को छोड़ा, षडज ऋषभ मध्यम पंचम धैवत तक गई और फिर प ध म प, धैवत से आके वापस मध्यम पर आए, प ध म प सा, और पंचम पर आके धैवत से मध्यम पर आई और फिर पंचम पर आकर वह सीधे तार सप्तक के षडज पर गई। फिर सा प ध म ग सा रे ग सा नी। तो षडज से तार सप्तक के षडज से पुनः पंचम पर आई, सा प ध म ग सा रे ग सा नी। इस प्रकार से देखिए टेढ़ी मेढ़ी चाल इस राग की है। मैंने पहले भी आपको कुछ रागों के विषय में बताया है जो वक्र हैं, जैसे मैंने गौड़ सारंग आपको बताया है। तो ऐसा ही एक राग है जो सीधा न जाकर स्वर टेढ़े मेढ़े जाते हैं, वक्र शब्द जो है इसीलिए प्रयोग होता है। फिर से हम आरोह अवरोह देखते हैं। सा रे ग सा नी, सा रे ग सा रे म प ध म प सा प ध म ग
सा रे ग सा नी। आकार में देखें तो आ आ आ इस प्रकार से इसका आरोह और अवरोह होगा। हम बीच बीच में आरोह अवरोह को बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि जब हम किसी राग को जानते, तिलक कामोद जैसे राग को जानने के लिए आरोह अवरोह को बार बार जो है अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसकी जो चाल है, उसकी जो वक्रता है, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए और आगे हमें आलाप जारी करने में, राग के विस्तार करने में बहुत सुगमता होगी। क्योंकि हम पहले ही इसकी जो जिस प्रकार से स्वर संगति है, जिस प्रकार से इसको गाया जाता है, इसकी बढ़त की जाती है, वो हम पहले से ही उससे परिचित होंगे, तो हमारे लिए आलाप जारी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसकी पकड़ के बाद में बात करते हैं, यानी ऐसा फ्रेज, ऐसा भाग, ऐसा स्वर समूह जिससे राग एकदम पहचान में आ जाए, तो वो है पनी सा रे ग सा नी। सबसे पहले पनी सा रे ग सा रे म प द म प सा। इतने पोर्शन को भी गाएंगे तब भी राग तिलक कामोद एकदम स्पष्ट हो जाएगा। विशिष्ट तौर पर पनी सा रे ग सा नी, पनी सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। रे म प ध म प सा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, या हम इतना भी कह सकते हैं पनी सा रे ग सा नी। ये जहाँ शुरुआत होती है एकदम अलर्टनेस आ जाती है कि ये राग तिलक कामोद है। सा प ध म ग सा नी, पनी सा रे ग सा नी, पनी सा। ऐसे स्वर समूह अपने आप में उस राग की छवि, उस राग के चेहरे को इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कुछ और जानने की अधिक आवश्यकता नहीं होती। यानी जो पकड़ मैंने बताई है, इसको और आरोह अवरोह को आप अच्छे से साध लें तो मुझे लगता है कि राग तिलक कामोद काफ़ी कुछ आपको आ जाएगा। हम जैसे कहते हैं कि जैसे मैं बेसिक राग की जो मैंने बात बताई, देखिए कुछ राग होते हैं जो बिल्कुल बेसिक राग होते हैं, जैसे भैरव है, अहमन है, भोपाली है, वृंदावनी सारंग है। इस प्रकार के जो राग हैं, इनको हम जब इनका विस्तार करते हैं, हम आरोह अवरोह तो है, साथ ही साथ जब हम इसका विस्तार करते हैं, इसके चलन से राग बहुत अच्छे से समझ में आता है, वहाँ हम राग हमारे सामने खुलता जाता है। लेकिन तिलक कामोद जैसा राग जब मैंने इसको पहली बार सीखा या मैंने इसको गाया, तो इतना मधुर और इतना मन को भाने वाला ये राग लगा कि मुझे लगे आरोह और अवरोह और पकड़ गाते ही ये राग अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम इसका विस्तार कैसे करें। और वो विस्तार करने की टेक्निक, या हम कहें कि विस्तार करने का तरीका, यहीं से हमें पता चलता है। तो ऐसे कुछ राग हैं जिनको हम कहें कि हम शुरू से ही, इसके पहले ही स्टेप से हम उस राग को गाना शुरू कर देते हैं, हम राग का विस्तार जानना शुरू कर देते हैं। तो फिर से एक बार आरोह अवरोह गाते हैं और फिर हम एक छोटी सी बंदिश जो है उससे शुरू करते हैं, ताकि राग का स्वरूप कैसे बंदिश में खिलता है ये आपको समझ में आएगा। साथ साथ हम राग की विशेषताएं और भी चीजें हम उसके बारे में बताएंगे। सा रे ग सा रे म प ध म प सा, सा प ध म ग सा रे ग सा नी। राग का आरोह पकड़ पनी सा रे ग सा रे म प ध म प सा प। राग अपने आप में स्पष्ट हो गया। अब देखिए
इसी आरोह अवरोह और इसी पकड़ को बेस बनाकर कोशिश करते हैं कि राग कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है। पनी सा रे ग सा नी, पनी नि सा रे ग सा नी, पनि सा रे ग सा नी, पनि नि सा रे म पद म प सा पद म ग सा रे ग सा नी, पनि नि सा। तो ये थे इसके आरोह अवरोह और पकड़। आगे हम राग को और विस्तार से जानेंगे।